नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के 15,000 स्कूली बच्चे आज स्कूल नहीं गए क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा घेराव की तैयारी की थी। सत्ता पक्ष ने भी बैरिकेड लगाए थे। तनावपूर्ण हालात थे। मुद्दा क्या था उसे समझना होगा। इसके पीछे जो राजनीति चल रही है और कांग्रेस के अंदर जिस तरह का घमासान चल रहा है उसे भी समझना होगा। लेकिन उससे पहले आप ये दृश्य देखिए। कुछ खाली पड़ी कुर्सियों के बाद जब भीड़ जुटी तो नजारा कैसा था। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने इस घेराव के लिए खास तौर से दिल्ली से कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट को भेजा था। सचिन पायलट की अगुवाई में जिस तरह की तैयारी की गई, जिस तरह के लोग आए, उसे आप अपने कैमरे में देख सकते हैं। कांग्रेस को उम्मीद थी कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, लेकिन ये खाली पड़ी कुर्सियां बता रही है लोग अपेक्षित संख्या में नहीं आए। लेकिन जितनी भी संख्या में आए उसके बाद घेराव की तैयारी हुई। जिस वक्त कांग्रेस के नेता भाषण दे रहे थे उस वक्त कुछ अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला। सिगरेट के छल्ले उड़ाता यह युवक आपको नजर आ रहा होगा। इसके साथ ही इसे घेरे हुए हैं। यह भी प्रदर्शन में शामिल होने को आया था। और रायपुर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे तो कोई चाकू वाली माला ही पहन के आए थे। ऐसे नजारों के बाद शुरू होता है कांग्रेस का प्रदर्शन। किस तरह का प्रदर्शन था इसे आप गौर से देखिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर छाते में छपी हुई थी, जबकि आमतौर पर छत्तीसगढ़ में अभी तक होता ये था, जब तक भूपेश बघेल की सरकार थी तो भूपेश बघेल ही कांग्रेस के सर्वे सर्वा बने हुए थे। लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जिस तरह से दिल्ली दरबार फैसले ले रहा है उसके अनुसार सचिन पायलट मौके पर पहुंचे, उन्होंने मोर्चा संभाला। सत्ता पक्ष की ओर से 5-5 बैरिकेड लगाए गए थे। पहला बैरिकेड तो तोड़ दिया गया। पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की हुई। उस दौरान माइक से साफ तौर पर यह आवाज आप सुन सकते हैं कि पुलिस के साथ धक्का मुक्की नहीं की जाए। आप धक्का मुक्की न करिए। कार्यकर्ताओं से रोक धक्का मुक्की नहीं। पुलिस के साथ किसी प्रकार की धक्का मुक्की नहीं। ये बैरिकेड आपको रोकने के लिए लगाया गया है, रोकने के लिए लगाया गया है ताकि जिस वक्त कांग्रेस घेराव का रस्म निभा रही थी उसी दौरान भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया। इस कार्टून पोस्टर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से तुलना की गई है और ऊपर कुछ कैप्शन लिखा हुआ है। फर्क साफ है। अपराधियों का सफाया हो रहा है विष्णुदेव साय सरकार में, इस तरह का स्लोगन लिखा हुआ है। एक अपराधी की मुट्ठी में पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ विष्णुदेव साय की तस्वीर है इस कार्टून पोस्टर के माध्यम से, जिसमें आप साफ तौर पर देख रहे होंगे किस तरह से वार पलटवार का खेल चल रहा है। अब बात मुद्दे की कि आखिर किस मुद्दे पर यह घेराव हो रहा था, तो कांग्रेस की ओर से जो बातें बताई गई, कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने के साथ बलौदाबाजार जिले के एसपी कलेक्टर कार्यालय में जो आगजनी हुई और उस आगजनी के दौरान जिस तरह का दंगा फसाद हुआ उसमें कांग्रेस के नेताओं के साफ तौर पर नाम आ रहे हैं। खासकर देवेंद्र यादव पर जिस तरह का शिकंजा कसा जा रहा है उसे लेकर कांग्रेस के अंदर ही एक अलग ही राजनीति चल रही है। भूपेश बघेल का खेमा एक तरफ देवेंद्र यादव के बचाव पर आगे नहीं आ रहा है, वहीं दिल्ली दरबार की कोशिश है कि सचिन पायलट के माध्यम से देवेंद्र यादव को किसी तरह बचाया जाए। ऐसे ही हालात विधानसभा के अंदर भी रहे जब भूपेश बघेल के करीबी मंत्री उमेश पटेल ने इस मुद्दे को उठाया और साफ तौर पे कहा कि षड्यंत्र में जो भी शामिल हो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तब भाजपा के नए विधायक रिकेश सेन ने भरी सदन में पोस्टर लहरा दिया। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आपत्ति उठाई। बाहर निकलने के बाद रिकेश सेन के क्या तेवर थे इसे भी हमें समझना होगा। इसके मतलब आप स्वयं षड्यंत्रकारी हैं। ये स्पष्ट हो गया इस पोस्टर से, क्योंकि उनके ऑफिशियल अकाउंट से है कि उस भीड़ को भड़काने में अगर किसी का हाथ है तो सिर्फ देवेंद्र यादव का हाथ है। और उन्होंने एक षड्यंत्र के तहत, और उसमें समाज के लोग नहीं थे, उसमें जो थे यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के लोगों ने जो है आगजनी की है, जिसकी पुलिस जांच कर रही है। और उस जांच के बिंदु में भी कल
बलौदाबाजार पुलिस ने देवेंद्र यादव को बुलाया था। रिकेश सिंह जो पोस्टर दिखा रहे हैं उसे हमने पहले भी कई बार दिखाया है। 11 जून को सबसे पहले इस पोस्टर को सरकार के जिम्मेदार मंत्री दयालदास बघेल ने मीडिया के सामने दिखाया था। तब उनके साथ 2 अन्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और टंकरा वर्मा भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ तौर पर देवेंद्र यादव का नाम लेकर दयालदास बघेल आरोप लगा रहे थे, कांग्रेस को साजिशकर्ता बता रहे थे। मेरे पास फोटो भी है जो मोबाइल में या कैमरे के द्वारा निकाला गया है। इसमें भी स्पष्ट रूप से देवेंद्र यादव दिख रहा है, रुद्रगुरु दिख रहा है, वो विधायक वो भी दिख रही है। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस पार्टी के द्वारा ये बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था। सरकार के कई मंत्री और विधायक लगातार साफ तौर पर कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को आरोपी बता रहे हैं। समझाने की कोशिश की जा रही है कि बलौदाबाजार में जो दंगा फसाद हुआ उसके प्रमुख साजिशकर्ता कोई और नहीं बल्कि देवेंद्र यादव हैं। देवेंद्र यादव से पूछताछ हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि मजबूत सबूतों के साथ उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। राहुल गांधी के बेहद करीबी बने हुए देवेंद्र यादव छत्तीसगढ़ में पार्टी आलाकमान के सबसे खास व्यक्ति बनते जा रहे हैं। यही कारण है कि भूपेश बघेल उनसे खासे परेशान हैं। कांग्रेस की ऐसी अंदरूनी राजनीति को सचिन पायलट भी बखूबी समझ रहे हैं। राहुल गांधी के कहने पर देवेंद्र यादव को बिलासपुर लोकसभा से टिकट मिल गई। सचिन पायलट 2 दिन तक तैयारी करते रहे कि राहुल गांधी की बिलासपुर में लोकसभा चुनाव के दौरान सभा होगी। और अब जब सचिन पायलट की अगुवाई में विधानसभा घेराव हो रहा था तो वहां मंच के अलावा दर्शक दीर्घा में बैठे नजर आए। भूपेश बघेल भी कुछ मायूस नजर आ रहे थे। उनके समर्थकों से हमने समझने की कोशिश की तो हालात कैसे हैं, तो उनकी ओर से जो इशारों में समझाया गया वो गहरी बात यह थी कि कक्का क्या पहले जैसे हालात नहीं है, खासकर राजनांदगांव लोकसभा चुनाव हारने के बाद। और उन्होंने जिस तरह से अपने समर्थक अवासी लखमा और राजेंद्र साहू जैसे लोगों को लोकसभा की टिकट दिलाई वो भी हार गए। उसके बाद भूपेश बघेल के पास छुपाने लायक कुछ नहीं बचा। ऐसे माहौल में समझना होगा जिन कारणों से विधानसभा के घेराव किए जा रहे हैं। कानून व्यवस्था की बात उठाई जा रही है, बलौदाबाजार हिंसा का मुद्दा उठाया जा रहा है, लेकिन रोजगार, भ्रष्टाचार और घोटालेबाजी का मुद्दा नहीं उठाया जाएगा। दरअसल ये वो ऐसे मुद्दे हैं जिस पर भूपेश बघेल हमेशा असहज हो जाते हैं। 5 साल तक उनका शासन था, तब जाते जाते उन्होंने भर्तियों के कुछ विज्ञापन तो निकाले, लेकिन 5 साल तक रोजगार नहीं दे सके। घपले घोटाले के ढेर सारे आरोप लगते रहे। यही कारण है कि विधानसभा घेराव के दौरान ये मुद्दे कांग्रेस के पास से नदारद थे। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ का युवा जो खासकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है उन्हें इंतजार है खासकर 33,000 शिक्षकों की भर्ती का, जिसे इसी साल फरवरी में विधानसभा में उस समय के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक घोषणा के माध्यम से जाहिर किया था। वहां यह भी स्पष्ट किया गया था कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव के मैनिफेस्टो में था कि 1 लाख सरकारी भर्तियां चरणबद्ध तरीके से की जाएगी। आज छत्तीसगढ़ के लाखों युवा जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इंतजार है कि जल्दी से जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। राष्ट्रबोध भी युवाओं के साथ है। हम लगातार युवाओं की आवाज बनकर ऐसे मुद्दों को उठाते रहेंगे जिसका सीधा सरोकार आम जनता से। लेकिन यहाँ गहराई से समझना होगा कि छत्तीसगढ़ के जो मौजूदा हालात हैं, खासकर आर्थिक स्थिति को लेकर जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, उसके लिए असल कसूरवार कौन है और जो भर्तियों में देरी हो रही है वो क्यों हो रही है, इसे भी हमें समझना होगा। इस मामले में छत्तीसगढ़ के युवाओं को खासकर मंत्री ओपी चौधरी से बहुत उम्मीदें हैं। वो प्रदेश के न केवल वित्त मंत्री हैं बल्कि युवाओं की आवाज रहे हैं। मोटिवेशन स्पीकर के अलावा जिन संघर्षपूर्ण हालातों में उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, रायपुर के कलेक्टर रहते हुए इस्तीफा देकर राजनीति में आए। पिछले दिनों जो सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो जारी हुआ था उस बारे में भी उन्होंने स्पष्टीकरण दे दिया है। हमारे पास जो इनपुट है उसके अनुसार बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ में न केवल शिक्षक भर्ती बल्कि अन्य भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। संघर्षपूर्ण हालातों में छत्तीसगढ़ का युवा जिस तरह से तैयारी कर रहा है, ऐसे विषम हालातों को ओपी चौधरी से ज्यादा कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि उन्होंने कई इंटरव्यू में खुद बताया है कि कैसे वो किताबों के लिए मोहताज होते थे, किस तरह से वो संघर्ष करते थे। आज उन्हीं ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित नालंदा और तक्षशिला जैसी बड़ी बड़ी लाइब्रेरियों के तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बाकी शहरों में भी ऐसी ही लाइब्रेरी प्रारंभ करने के लिए अच्छे खासे बजट को मंजूरी दी है। मंत्री ओपी चौधरी के वित्त विभाग ने रायपुर के नालंदा परिसर की तर्ज पर प्रदेश के 13 नगरीय निकायों में लाइब्रेरी के लिए 85 करोड़ 42 लाख रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की है।
प्रदेश के 4 निकायों में 500 सीटर और 9 नगरीय निकायों में 200 सीटर लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। ऐसी लाइब्रेरियों का संचालन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी यानी ज्ञान आधारित समाज नामक संस्था करेगी, जिसके अध्यक्ष कलेक्टर होते हैं। एक स्वाभाविक सी बात और कहावत भी है, जिस पेड़ में फल लगते हैं पत्थर उसी में मारे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के युवाओं को मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार से ढेर सारी उम्मीदें हैं, खासकर सरकारी नौकरियों में भर्ती की, क्योंकि इससे पहले 5 साल जब भूपेश बघेल की सरकार रही, जिस तरह से सरकारी नौकरियों में घपले घोटाले एक्सपोज हुए, जिसकी मौजूदा समय में सीबीआई जांच चल रही है। पहले जानकारी आई थी कि सीबीआई के द्वारा सीजीपीएससी के 2021 और 2022 में जो भर्तियां हुई है उसमें जो घोटाले हुए हैं उसकी जांच की जाएगी, लेकिन सीबीआई ने अपना दायरा बढ़ा लिया है। 2019 में जब से भूपेश बघेल की सरकार ने काम करना शुरू किया, तब से सरकारी नौकरियों में घपले घोटाले शुरू हो गए थे। जो अभी ताजा जानकारी आई है उसके अनुसार 2019 में एक ही सेंटर में 50 लोग परीक्षा दे रहे थे, जिसमें 36 असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। कांग्रेस नेताओं के रिश्तेदार और अधिकारियों के करीबियों ने ये नियुक्तियां पाई है। सीबीआई की जांच में जो ताजा खुलासा हुआ है उसके अनुसार पिछले दिनों 9 जुलाई को दर्ज कराई गई एफआईआर के अनुसार 2019 में 1384 असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में भारी गड़बड़ी हुई थी। इसमें भ्रष्ट और बेईमान नेताओं ने अपने रिश्तेदारों सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के संबंधियों को पहले ही प्रश्न पत्र उपलब्ध करवा दिए थे। सीजीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों में 5 टामन सिंह सोनवानी, जो उस समय चेयरमैन थे सीजीपीएससी के, उनके पुत्र पुत्रवधू, बड़े भाई के पुत्र पुत्रवधू और बहन की पुत्री शामिल होने के अलावा राज्यपाल के सचिव सहित डीआईजी नक्सल ऑपरेशन के रिश्तेदारों के नाम भी चयन सूची में शामिल करवाए गए। 18 नामों की एक ऐसी सूची जिसे मैंने पहले भी कई बार प्रस्तुत किया है, अपनी स्क्रीन में आप अभी भी देख सकते हैं। भाजपा के पुराने मंत्री नंदकीराम कंवर ने हाईकोर्ट में इस बारे में याचिका लगाई थी। उसके बाद जांच शुरू हुई, राज्यपाल को भी ज्ञापन दिया गया। सीबीआई की जांच चुपचाप चल रही है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट से रिपोर्ट मंगाई जा रही है। हस्ताक्षर और हैंडराइटिंग के मिलान का काम चल रहा है। जिस तरह के घपले घोटाले की अभी तक जानकारी आई है, लगता है उससे कहीं ज्यादा ये बड़ा मामला खुलासे के रूप में सामने आने वाला है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जिस तरह से सामान्य और गरीब लोगों की भर्तियों में रोक लगाई थी, तब सोशल मीडिया में उनका एक वीडियो चलाया गया था, जिसे हमें गौर से देखना चाहिए। सुन मोर काका भूपेश बघेल गा, सब इंस्पेक्टर भर्ती ला भूल नहीं जानागा। जैसा हमारा परिस्थिति है मेहनत हमने किया है, सब इंस्पेक्टर भर्ती ला भूल नहीं जानागा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के विधानसभा घेराव से जनता को क्या मिलेगा? क्या जनता की इसमें सहभागिता है? यदि जनता इससे दूर है तब भी बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर राजनीतिक दलों को जनता का समर्थन क्यों नहीं मिलता? ऐसी खाली पड़ी कुर्सियां बार बार क्या संदेश देने का कोशिश करती है? हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है उसके अनुसार कांग्रेस की ओर से सैकड़ों की संख्या में रेनकोट मंगाए गए थे, बावजूद इसके भीड़ नहीं जुट सकी। नई विपक्ष में बैठी कांग्रेस क्या आगे भी लगातार इसी तरह के प्रदर्शन करती रहेगी? और ऐसे प्रदर्शन से जनता को क्या संदेश दिया जा रहा है? और प्रदर्शन के जो मुद्दे हैं उस पर भी हमें गौर करना चाहिए। ऐसी राजनीति को जनता खूब समझती है और ऐसे प्रदर्शन के माध्यम से नेताओं के जो असर रंग आते हैं उसे भी गहराई से समझने की कोशिश की जाती है। हमारा मानना है कि अच्छे लोग राजनीति में आना चाहिए, मूल्यों की राजनीति होना चाहिए। अच्छे लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तो तब तक राजनीतिक सिस्टम में बुरे लोगों का ही कब्जा रहेगा। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मेरा आपसे आग्रह है कि चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी मेरी फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।